फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल तनुज क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं क्लास 10th के। तो उसी सीरीज़ में आज हम चैप्टर 4 करेंगे, धर्म, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसके ऊपर आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, कौन से आए थे और कौन से आपको इन फ्यूचर हेल्प करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन 2012 में आया था और इसके बाद भी रिपीट हुआ है। तो इसका उत्तर है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है। इसका उत्तर है नारीवाद। जो व्यक्ति नारी के विकास से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू उठाते हैं या फिर उनके लिए काम करते हैं, उनके जो विचार होते हैं वो नारीवाद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की जनसंख्या में SC, ST और OBC का हिस्सा कितना है। ये क्वेश्चन 2013 में आया था और इसका उत्तर SC, SC, ST और OBC का देश की जनसंख्या में लगभग 2/3 हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारीवादी शब्द को परिभाषित करें। इसका उत्तर है एक महिला या पुरुष जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है, उसे नारीवादी कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति महिलाओं के लिए भी पुरुष के समान अधिकार और अवसर की बात करता है, उसे नारीवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवादी आंदोलन शब्द की व्याख्या करें। मतलब नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है नारीवादी आंदोलन कट्टरपंथी महिला आंदोलन है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के लिए समानता प्राप्त करना है। कौन कौन से क्षेत्र में? व्यक्तिगत, पारिवारिक और सार्वजनिक मामलों में। इन आंदोलनों ने महिलाओं की राजनीतिक और कानूनी स्थिति को बढ़ाने और शैक्षणिक और करियर के अवसरों में सुधार के लिए चैनल बनाने के लिए संगठित और आंदोलन किए हैं। मतलब महिलाओं को हर क्षेत्र में उनका विकास करने के लिए इस संगठन ने आंदोलन करे हैं, लोगों को जागरूक करा है और उनके लिए कार्य करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृसत्तात्मक समाज क्या है। अगर आप इसी को टुकड़ों में बांटेंगे तो इसमें पहले बनेगा पितृ, फिर सत्तात्मक बनेगा। पितृ मतलब पिता, फादर, सत्ता मतलब पावर, डोमिनेट। इन शॉर्ट आप वर्चस्व भी बोल सकते हैं। उसका उत्तर है पितृसत्तात्मक समाज मूलतः पुरुष प्रधान समाज होता है। वंश की शुरुआत पिता से होती है। पुरुषों को उनके काम और समाज में उनके स्थान के आधार पर अधिक महत्व दिया जाता है। इससे उन्हें महिलाओं की तुलना में अधिक शक्ति मिलती है। मतलब पुरुष प्रधान होता है, इसमें मेल डोमिनेटेड स्टेज माना जाता है, जिसमें कि सिर्फ पुरुषों की बात मानी जाती है, महिलाओं को सेकंड स्टेज पर रखा जाता है और उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नामों में उपसर्ग अनुसूचित क्यों हैं। तो अनुसूचित जाति का आएगा SC और अनुसूचित जनजाति का आएगा ST। इसका उत्तर है इन दोनों व्यापक समूहों में सैकड़ों जातियां और जनजातियां शामिल हैं जिनके नाम आधिकारिक अनुसूचित से संबंधित हैं, इसलिए इनके नाम में उपसर्ग अनुसूचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति क्या है। इसका उत्तर है जब एक धार्मिक समूह की मांग दूसरे धार्मिक समूह के विरोध में बनाई जाती है और जब राज्य की शक्ति का इस्तेमाल एक धार्मिक समूह की बाकी धार्मिक समूहों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया जाता है, तो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करने के इस तरीके को सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है। इन शॉर्ट क्या है, जब धार्मिक आधार पर राजनीतिक मामले लिए जाते हैं, मतलब धर्म किसी एक धर्म को मान्यता दी जाती है और दूसरे धर्म की अनदेखी की जाती है, इससे धार्मिक सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है और इससे आगे जाके मतभेद बनते हैं और देश की राजनीति में असमानता या असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 मार्कर क्वेश्चन है जो। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले किन्हीं 2 संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पर इनकी टाइप्स थोड़ा चेंज हो जाते हैं। इसमें क्या बोला उन्होंने, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले किन्हीं 2 संवैधानिक, मतलब जो संविधान में बताए गए हैं ऐसे प्रावधानों इससे बताने हैं, इनका उल्लेख करना है। तो इसका उत्तर है भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले 2 संवैधानिक प्रावधान। फर्स्ट पॉइंट है, भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। जो भारतीय है राज्य का कोई एक आधिकारिक धर्म नहीं, मतलब किसी एक स्टेट को
को एक पर्टिकुलर धर्म के आधार पर डिफाइन नहीं किया गया है। सभी स्टेट में हर धर्म के लोग हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म और इंग्लैंड में ईसाई धर्म की स्थिति के विपरीत हमारा संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। मतलब हम धर्मनिरपेक्ष, हमारे देश में कोई भी एक धर्म सर्वोपरि नहीं है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है ये, संविधान राज्य को धार्मिक समुदायों के बीच या धार्मिक समुदायों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए यह अस्पृश्यता का प्रतिबंध लगाता है। मतलब इसमें क्या है, अगर हमारे संविधान को ये भी पावर है, अगर किसी पर्टिकुलर धर्म के अंतर्गत कोई गलत काम हो रहा है तो हमारे संविधान के अनुसार हम उसे रोक सकते हैं, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठाने या कानून बनाने का अधिकार है। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अस्पृश्यता पर प्रतिबंध, मतलब छूत को मना किया गया है समानता के अधिकार के अंतर्गत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई राजनेता धार्मिक आधार पर आपसे वोट मांगता है, उसका यह कृत्य लोकतंत्र के मानदंडों के विरुद्ध क्यों माना जाता है? स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन 2015 में आया है और ये इन फ्यूचर भी आ सकता है, जो कि आपको आंसर में थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो इसका उत्तर है, यदि कोई राजनेता धार्मिक आधार पर वोट मांगता है तो वह लोकतंत्र के मानदंडों के विरुद्ध कार्य करता है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है, उसका यह कृत्य संविधान के विरुद्ध है। वे सामाजिक मतभेदों का फायदा उठा रहे हैं, जिससे सामाजिक अलगाव पैदा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, धर्म तब समस्या बन जाता है जब इसकी अभिव्यक्ति राजनीति में होने लगती है। अभिव्यक्ति मतलब धर्म के बारे में राजनीति में बातचीत करना या उससे रिलेटेड कोई निर्णय लेना। अभिव्यक्ति मतलब किसी बात को रखना। और जब एक धर्म और उसके अनुयायी दूसरे धर्म के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम दो पार्टी हो गई और दोनों के अलग अलग पार्टियों के नाम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब एक धर्म की मान्यताओं को अन्य धर्म की मान्यताओं से श्रेष्ठ बताया जाता है, मतलब एक धर्म कम पावरफुल है, एक धर्म ज़्यादा पावरफुल है, और इस बात को बताना लोगों को। और एक धार्मिक समुदाय की मांग दूसरे धार्मिक समुदाय के विरोध में प्रस्तुत किया जाता है, तो इससे सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलता है। इन शॉर्ट, सांप्रदायिक राजनीति वो होती है जिसके अंदर किसी एक धर्म की मान्यता, मांग, उसके लोगों की विचारधारा, उस धर्म की आदतें को लोगों को बताया जाता है और दूसरे धर्म की जो भी रीति रिवाज, संस्कृति है उसको दबाया जाता है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, और ये 5 मार्कर होते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन 2 टाइप में दिया गया है और ये अलग क्वेश्चन एक ही है, इसका आंसर भी एक ही है, फॉर्मेट भी एक ही है, पर इसका क्वेश्चन का स्टाइल चेंज कर दिया गया है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, लैंगिक विभाजन जीव विज्ञान पर आधारित नहीं है बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं और रूढ़ियों पर आधारित है, कथन का समर्थन करें। ये क्वेश्चन 2012 में आया था। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करें जिसमें भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है या उन्हें वंचित किया जाता है। लिंग विभाजन और महिलाओं का साथ भेदभाव दोनों बात एक ही है, इसलिए इस क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिया है, आंसर इक्वली है। तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, लिंग विभाजन जीव विज्ञान पर आधारित नहीं है बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं और रूढ़ियों पर आधारित है। रूढ़ियाँ होती है हमारी परंपरागत, मतलब पुरानी परंपराएं, जिसमें से एक है सती प्रथा, इस टाइप की प्रथा है। बाल विवाह भी ले सकते हैं आप इसमें। तो इनकी फर्स्ट पॉइंट है, अधिकांश परिवारों में श्रम का लैंगिक विभाजन होता है। लैंगिक विभाजन श्रम का कैसे हो सकता है कि घर के काम महिलाएं करेंगी और बाकी काम पुरुष करेंगे, ये लैंगिक विभाजन है। जहां महिलाएं घर पर रहती हैं और पुरुष घर के बाहर काम करके कमाने वाले की भूमिका निभाते हैं। मतलब घर महिला के जो काम है सिर्फ घर के हैं, रोटी सब्जी बनाना, घर की साफ सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, और पुरुष का काम क्या है, बाहर जाकर कमा कर लेके आना अपने जीविका यापन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ाई में लड़कियां ज़्यादातर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं, लेकिन वे सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़ देती हैं क्योंकि माता पिता अपने संसाधनों को अपने बेटों की शिक्षा पर खर्च करना पसंद करते हैं। लड़कियों का एक छोटा हिस्सा, औसतन एक महिला हर दिन एक औसत पुरुष से ज़्यादा काम करती है। चूँकि उसके ज़्यादातर काम का भुगतान नहीं किया जाता है, इसलिए अक्सर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। समान वेतन अधिनियम समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। ये एक एक्ट है, समान वेतन अधिनियम, मतलब समान काम के लिए समान वेतन। जितना काम पुरुष और महिला बराबर करते हैं तो उन्हें वेतन भी बराबर दिया जाना चाहिए, पर अक्सर महिलाओं को सेम काम के लिए कम वेतन दिया जाता है। समाज में पुरुषवादी मानसिकता के कारण महिलाओं की तुलनात्मक रूप से कम वेतन दिया जाता है। बाल लिंगानुपात कितने में होता है इसमें दिखाया गया, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या बहुत कम है। मतलब अगर लड़के 1000 हैं तो 900 या इससे भी कम लगभग महिलाएं होती हैं या फिर लड़कियां होती हैं।
तो इस प्रकार ये लिंगानुपात मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शहरी क्षेत्रों में लड़कियों महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, उन्हें मारपीट, उत्पीड़न व अन्य प्रकार के घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश समाजों में राजनीति में महिलाओं की भूमिका न्यूनतम होती है। जैसे कि हमारे देश के लोकसभा में, राज्यसभा, विधानसभाओं में आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या बहुत कम है, इसलिए उनके भागीदारी के लिए 33% सीटें आरक्षण करने का प्रावधान लाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि भारत में जातिगत असमानताएं अभी भी कैसे जारी हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जातिगत असमानताओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है, समकालीन भारत में से जाति गायब नहीं हुई है और जातिगत विभाजन भारत के लिए खास है। जाति के कुछ पुराने पहलू आज भी कायम हैं। इसके कुछ सब पॉइंट दिए हुए हैं, कुछ देखते हैं। आज के अधिकांश लोग अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, कुछ जाति के बाहर नहीं करते हैं। जो जाति के बाहर करते हैं उसे इंटरकास्ट मैरिज कहा जाता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, संवैधानिक निषेध के बावजूद अस्पृश्यता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। आज भी किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को अस्पृश्य माना जाता है, इसलिए उन्हें समाज से अलग रखा जाता है और उन्हें समानता की भूमिका नहीं दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन जाति समूहों को पुरानी व्यवस्थाओं के तहत शिक्षा तक पहुंच मिली उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि जिन समूहों को शिक्षा तक पहुंच नहीं मिली वे पिछड़ गए। मतलब जिन्हें शिक्षा मिली वो तो अच्छा प्रदर्शन कर गए और जिन्हें शिक्षा नहीं मिली वो पिछड़ गए। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे देश में शहरी मध्यम वर्ग में उच्च जाति की बड़ी उपस्थिति है। मतलब उच्च जाति एक पर्टिकुलर कास्ट जिसे उच्च वर्ग का दर्जा दिया गया। जैसे कि पहले जब वर्ण थे उसमें ब्राह्मण को उच्च वर्ग का दर्जा दिया गया था, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र माने जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि जाति अब भी आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। मतलब आज भी कुछ लोग जाति के आधार पर जो उन्हें पिछले वर्गों में या पिछले समाज में जो काम दिए गए थे वे आज भी वही काम करते हैं। तो इस पॉइंट के सब पॉइंट कुछ इस प्रकार हैं, जातीय समूहों की औसत आर्थिक स्थिति अभी भी पुराने पदानुक्रम का अनुसरण करती है। उच्च जातियां सबसे अच्छी स्थिति में हैं, दलित और आदिवासी सबसे बुरी स्थिति में हैं तथा पिछड़े वर्ग बीच में हैं। मतलब पहले उच्च वर्ग आएगा, फिर पिछड़ा वर्ग आएगा, उसके बाद दलित या शूद्र वर्ग जो होता है, आदिवासी जो होते हैं वो वर्ग आएगा। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग भारत की जनसंख्या का लगभग 2/3 हिस्सा है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किन कारकों ने बदलाव लाया है, व्याख्या करें। और ये क्वेश्चन 2012 में आया था और इसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ, बस इसका पैटर्न चेंज है। तो इससे भी एक ही क्वेश्चन लिखा है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, आधुनिक भारत में जातियों और जनजाति व्यवस्था समाज समुदायों के प्रयासों और भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के कारण बड़े बदलावों से गुजरा है। आर्थिक विकास बड़े पैमाने पर शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा में वृद्धि, व्यवसायिक गतिविधियों और गांवों में जमींदारों की स्थिति कमजोर होने के कारण जाति पदानुक्रम की पुरानी धारणाएं टूट रही हैं। भारत का संविधान किसी भी जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, मतलब प्रतिबंधित होता है, मतलब मना करता है और जाति व्यवस्था के अन्याय को उलटने के लिए नीतियों की नींव रखता है। मतलब हमारे देश में जितने भी भेदभाव जो होते हैं उसको प्रतिबंधित करता है हमारे संविधान में। इसके प्रति एक पर्टिकुलर एक आर्टिकल बनाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नारीवादी आंदोलन क्या है। भारत में नारीवादी आंदोलन की राजनीतिक मांगों की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन 2013 में आया था और इसके बाद अभी भी ये पर्टिकुलर, ये तो रिसेंट एकदम करंट टॉपिक चल रहा है नारीवादी आंदोलन का। तो इसका उत्तर देखते हैं, नारीवादी आंदोलन कट्टरपंथी महिला आंदोलन है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के लिए समानता प्राप्त करना है। समानता लाना मतलब महिलाओं के लिए इनका मेन मोटिव ये होता है। इन आंदोलनों में महिलाओं की राजनीतिक और कानूनी स्थिति को बढ़ाने और उनके शैक्षणिक और करियर के अवसरों में सुधार के लिए चैनल बनाने के लिए संगठित और आंदोलन किया गया है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में नारीवादी आंदोलन की राजनीतिक मांगे क्या है भारत में। तो इसका है पॉइंट, भारत में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का पर्याप्त ध्यान देने का एक तरीका यह है कि अधिक संख्या में महिलाओं को निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया जाए। इसे प्राप्त करने के लिए निर्वाचित निकायों में महिलाओं का उचित अनुपात होना कानूनी रूप से बाध्यकारी है। भारत में पंचायती राज ने स्थानीय सरकारी निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में विधायिकाओं में महिलाओं का अनुपात बहुत कम है। महिला संगठन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीट आरक्षण करने की मांग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और आपसे अपने जो ये PDF है आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जो आपको पेपरों में हेल्प करेगा, जो आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प करेगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में लिंग विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति के क्या परिणाम हुए हैं? ये क्वेश्चन 2013 में आया था और अभी भी ये भी रिसेंट नहीं आ सकता, क्योंकि ये लैंगिक विभाजन का टॉपिक एकदम करंट रहता है हमेशा ऑलवेज। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और राजनीतिक लामबंदी मतलब होता है इकट्ठा होना एक जगह पर, ने भारत सहित पूरी दुनिया में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर करने में मदद करी है। हालांकि आज़ादी के बाद से कुछ सुधारों के बावजूद हमारे समाज अभी भी पुरुष प्रधान समाज है और महिलाएं सभी क्षेत्रों में पिछड़ी हुई हैं। इसके पॉइंट देखते हैं। उच्च वेतन वाले मूल्यवान नौकरियों में महिलाओं का अनुपात अभी भी बहुत छोटा है। समान वेतन अधिनियम के प्रावधान है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। भारत के कई भागों में माता पिता पुत्र को प्राथमिकता देते हैं तथा बालिकाओं के जन्म से पहले ही उनका गर्भपात कराने के तरीके ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जाति व्यवस्था के कमजोर होने के कारणों की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन 2014 में आया था, तो इसका उत्तर है जाति व्यवस्था में परिवर्तन में योगदान देने वाले कारण निम्न हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, गांधी जी, BR अम्बेडकर जैसे राजनीतिक नेताओं और समाज सुधारकों के प्रयासों ने एक ऐसे समाज की स्थापना की वकालत की और काम किए जिसमें जातिगत असमानताएं अनुपस्थित हों। मतलब इन लोगों ने ऐसे क्षेत्र के लिए काम किया है जिसके जातिगत असमानताएं दूर हों, जैसे या फिर ना हो उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, जैसे कि शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा का विकास, व्यावसायिक गतिविधि, गाँव में जमींदारों की स्थिति कमजोर होना, जाति पदानुक्रम को तोड़ने में बहुत योगदान दिया है। भारत के संविधान किसी भी जाति आधारित भेदभाव को रोकता है। हमारे संविधान में भी ये बात लिखी गई है। मौलिक अधिकारों के प्रावधान में इसने प्रमुख भूमिका निभाई है, क्योंकि यह अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहना कहाँ तक सही है कि राजनीतिक जातिवाद से ग्रस्त नहीं होती, बल्कि जातिवाद ही राजनीतिकरण का कारण बनता है? व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 2015 में आया था। इसमें ये दो वर्ड सिमिलर लग रहे होंगे आपको, राजनीतिक जातिवाद और जाति ही राजनीतिकरण। अगर इन दोनों को अपोजिट करेंगे तब भी सेम क्वेश्चन का आंसर सेम ही होएगा। तो इसका उत्तर है राजनीति भी जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को राजनीतिक क्षेत्र में लगातार प्रभावित करती है। ये कई रूपों में होती है। इसके रूप देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रत्येक जाति समूह अपने भीतर पड़ोसी जाति या उपजाति को सम्मिलित करके बड़ा बनाने का प्रयास करती है। मतलब कोई एक जाति है, अगर उसके आसपास में कोई छोटी छोटी जाति हैं तो वो इसे भी अपने में इंक्लूड करके अपनी जाति को बड़ा बनाना चाहती है, मतलब ताकि उसका एरिया और रेंज बढ़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न जाति समूह बातचीत के लिए अन्य जातियों के साथ गठबंधन करती है। बातचीत के लिए भी गठबंधन कर लेती हैं ताकि उनसे बातचीत उनका कनेक्शन बना रहे अन्य जातियों से। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ी और अगड़े जैसे नए जातीय समूह उभरे हैं। मतलब पिछड़ा मतलब जो पीछे की तरफ रहते हैं, अगले जो आगे की तरफ रहते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति में जातिगत भेदभाव की अभिव्यक्ति कई वंचित समुदायों को सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने का मौका देती है और इस प्रकार निर्णय लेने में उनकी पहुंच बन जाती है। मतलब जाति में अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात रखने की बात के बारे में बताया गया है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन अधिक समान और भूमि संसाधनों और अवसरों तक अधिक पहुंच के लिए विशेष जातियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने की मांग और आंदोलन कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी नौकरी के लिए लोगों को आरक्षण दिया जाता है, बकायदा कोटा दिया जाता है, जिससे कि अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं तो उसमें से कोटा दिया गया है कि ST के लिए इतनी है, OBC के लिए इतनी है, SC के लिए इतनी है, एटसेट्रा। जो सीटों का डिवीजन होता है वो इस प्रकार किया जाता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नारीवादी आंदोलन क्या है? भारत में नारीवादी आंदोलन की राजनीतिक मांगों की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन 2017 में आया था। इसका उत्तर है नारीवादी आंदोलन कट्टरपंथी महिला आंदोलन है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के लिए समानता प्रदान करना है। मतलब सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समानता देना है। इन आंदोलनों ने महिलाओं की राजनीतिक और कानूनी स्थिति को बढ़ाने और उन्हें शैक्षणिक और करियर के अवसरों में सुधार करने के लिए चैनल बनाने के लिए संगठित और आंदोलन कर रहे हैं। इन शॉर्ट मतलब महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समानता लाने के लिए, ताकि उन्हें भी हर क्षेत्र में बराबर की हिस्सेदारी मिल सके, उन्हें भी पुरुषों के समान माना जा सके। जितना काम पुरुष कर सकते हैं उतना महिलाएं भी कर सकती हैं, उन्हें वेतन भी समान दिया जाए। इसी प्रकार के टॉपिक्स में लिखे गए, आप इसमें भी 10 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं भारत में महिला आंदोलन की राजनीतिक मांगे क्या है। भारत में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का पर्याप्त ध्यान देने का एक तरीका यह है कि ज्यादातर महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर हों। अगर राजनीतिक रूप से महिलाएं एक्टिव होंगी तो फिर वो अपने अनुसार महिलाओं के भले और विकास के लिए, समानता के लिए कार्य कर सकेंगी। भारत में पंचायती राज ने स्थानीय सरकारी निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की हैं।
भारत में विधानमंडल में महिलाओं का अनुपात बहुत कम रहा है, जैसे कि आप सब जानते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो इसके अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिकांश धर्मों के त्योहारों पर छुट्टियां देती हैं, ऐसा क्यों है? आपका अपना दृष्टिकोण बताइए। क्वेश्चन 2015 में आया था और ये अभी भी आ सकता है, क्योंकि धर्म से रिलेटेड मामले कभी भी खत्म नहीं होते हैं। इसका उत्तर है भारत सरकार सभी धार्मिक छुट्टियां देती है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी एक धर्म के पक्ष में कोई नहीं है, सभी धर्म समान हैं। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए संविधान के कुछ प्रावधान अपनाए हैं। इससे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि भारतीय राज्यों का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि बिहार इसके लिए है, पंजाब उसके लिए है, इसे किसी एक राज्य कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म और पाकिस्तान में इस्लाम की स्थिति के विपरीत हमारा संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। संविधान सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने, तो किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। लास्ट पॉइंट है संविधान राज्य को धार्मिक समुदायों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए अस्पृश्यता पर प्रतिबंध। हस्तक्षेप मतलब होता है इंटरफेरेंस करना, मतलब अगर सरकार को कोई कानून या कोई भी रिवाज, रीति रिवाज, परंपरा या फिर उस समुदाय द्वारा कोई बनाया हुआ कानून गलत लगता है तो संविधान के अनुसार सरकार उसमें इंटरफेयर कर सकती है, ताकि अगर जो गलत है वो गलत है। जैसे 3 तलाक गलत है तो उसके लिए कानून बनाया गया है, बहुविवाह गलत है तो उसके लिए कानून बनाया गया है। तो इस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा इंटरफेयर करके। तो इसलिए सरकार भी हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष है, जिससे हमारे समाज में या हमारे देश में हर धर्म के लिए त्योहारों पर छुट्टियां दी जाती हैं, जिससे कि समानता बनी रहे। और इस प्रकार हमारे इस चैप्टर के सारे प्रीवियस क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो ये आपको इन पेपर में हेल्प करेंगे, इसे आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।